नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत विश्व का सबसे अधिक डेयरी उत्पादक देश बना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 के चुनावों से पहले देश में 2 लाख और डेयरियां स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकवादियों, गुंडा गिरोहों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच उभरते गठजोड़ को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों में 50 ठिकानों पर छापे मारे। गृह मंत्रालय ने सोनाली फोगाट की मृत्यु के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न नगर समूहों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। 10 वाणिज्यिक कोयला खदानों की ई-नीलामी आज से शुरू। हरियाणा सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत 41 छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2022 में सफलता प्राप्त की। भारत ने यूक्रेन को आवश्यक दवाओं और उपकरणों की मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी। काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत का अपने अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में आज बांग्लादेश के साथ मैच। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रेरक शक्ति छोटे किसान हैं, जिनके प्रयासों से देश विश्व का सबसे अधिक डेयरी उत्पाद वाला देश बना है। ग्रेटर नोएडा में कल विश्व डेयरी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो 1 पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। प्रधानमंत्री ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के डेयरी क्षेत्र की श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 70% है और महिलाएं ही इस क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मवेशियों में लंपी चर्म रोग के लिए स्वदेश में ही टीका तैयार कर लिया गया है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक डेयरी के सभी पशुओं को मुंहपका और खुरपका बीमारी से बचाने के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में 2 लाख और डेयरियां स्थापित की जाएंगी। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख किसान सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से डेयरियों से जुड़े हैं।
1.8 करोड़ किसान आज कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से डेयरी के साथ जुड़े हैं। अभी लगभग 2 लाख ग्रामीण डेयरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 24 के चुनाव के पहले और 2 लाख डेयरी हम बनाएंगे और इसको 1.25 गुना उत्पादन तक पहुंचाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। उन्होंने कहा कि लाखों छोटे और सीमांत किसानों के योगदान से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनकर उभरा है। श्री शाह ने कहा कि भारत इस वर्ष न केवल डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है बल्कि डेयरी उत्पादों का निर्यातक भी बन गया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में देश दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकवादियों, गुंडा गिरोहों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच उभरते गठजोड़ को तोड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित 50 स्थानों में व्यापक पैमाने पर तलाशी की है। इस तरह की आतंकी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल भारत और विदेशों में स्थित कुछ गिरोहों की पहचान की गई और उन पर मामले दर्ज किए गए। तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। एनआईए ने कहा है कि मादक पदार्थों के अलावा नकदी, डिजिटल उपकरण, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और धमकी भरे पत्र भी बरामद किए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मृत्यु की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था। गृह मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से कहा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई इसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। हरियाणा के हिसार से भाजपा नेता सोनाली फोगाट की 22 और 23 अगस्त की मध्य रात्रि को गोवा में मृत्यु हो गई थी और उनकी मौत को हत्या का मामला माना जा रहा है। गोवा पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 फोगाट के सहयोगी हैं। इन दोनों लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का 1-1 रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। शिकायत दर्ज करना हुआ ज्यादा सुविधाजनक। ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 के चुनाव से पहले देश में 2 लाख और डेयरियां स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकवादियों, गुंडा गिरोहों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच उभरते गठजोड़ को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों में 50 ठिकानों पर छापे मारे। गृह मंत्रालय ने सोनाली फोगाट की मृत्यु के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न नगा समूहों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। 10 वाणिज्यिक कोयला खदानों की ई नीलामी आज से शुरू। हरियाणा सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत 41 छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2022 में सफलता प्राप्त की। भारत ने यूक्रेन को आवश्यक दवाओं और उपकरणों की मानवीय सहायता की।
12वीं खेप सौंपी और काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत का अपने अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में आज बांग्लादेश के साथ मैच। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अगुवाई में विभिन्न नगा समूहों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत सरकार का प्रयास रहा है कि नगा वार्ता में शामिल कई जटिल मुद्दों को इस तरह से सुलझाया जाए कि वार्ता के समापन पर सभी पक्ष पूरी तरह संतुष्ट हों। प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत अभी जारी है, इसलिए विभिन्न मुद्दों के संभावित समाधान पर अभी कुछ कहना अटकलबाजी होगी। 10 वाणिज्यिक कोयला खदानों की ऑनलाइन नीलामी आज से शुरू होगी। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। मंत्रालय का कहना है कि 8 खदानों की आज और 2 खदानों की नीलामी कल की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि जिन खदानों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है उनकी क्षमता लगभग 4 करोड़ टन प्रति वर्ष है। मंत्रालय 8.5 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता वाली 43 कोयला खदानों की अब तक सफल नीलामी कर चुका है। हरियाणा में सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के जिन छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी गई थी, उनमें से 41 छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2022 में सफलता प्राप्त की है। इस परीक्षा के परिणाम रविवार को घोषित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम ने सिद्ध कर दिया है कि यदि सरकारी स्कूल के मेधावी छात्रों को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के कुल 101 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड 2022 परीक्षा में भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को उज़्बेकिस्तान के समरकंद की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक में भाग लेंगे। उनकी यात्रा उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन के दौरान पिछले 2 दशकों में हुई संगठन की गतिविधियों की समीक्षा होगी और भविष्य में बहुमुखी सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा किए जाने की आशा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी। इसमें आवश्यक दवाएं और उपकरण शामिल हैं। मानवीय सहायता रूस के साथ संघर्ष का सामना कर रहे यूक्रेन की आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में मदद करने के प्रयासों का हिस्सा है। मानवीय सहायता सौंपने की एक तस्वीर साझा करते हुए कीव में भारतीय दूतावास ने बताया कि राजदूत हर्ष कुमार जैन ने भारत से मानवीय सहायता यूक्रेन के उप स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी। भारत ने 1 मार्च को पोलैंड के जरिए यूक्रेन के लिए दवाओं और अन्य राहत सामग्री समेत मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इससे लंबी दूरी के वाणिज्यिक ट्रकों और बसों को यात्रा के दौरान चार्ज करने में सुविधा होगी। श्री गडकरी ने कल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 19वें इंडो यूएस इकोनॉमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रखी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा का अधिकार मांगने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका की कानूनी वैधता पर प्रश्न उठाने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज A.K. विश्वेश ने आदेश दिया कि मंदिर में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका सुनवाई योग्य है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दूसरे दिन कल्याण डोंबिवली नगर निगम का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। ये बैठक देर रात तक चली। पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने आश्चर्य प्रकट किया कि अनेक परियोजनाएं वर्ष 2008 से लंबित हैं। श्री अनुराग ठाकुर कल्याण लोकसभा क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत आज अपने अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। ये मैच काठमांडू में भारतीय समय के अनुसार शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। उसने ग्रुप ए में पहले मुकाबले में पाकिस्तान की महिला टीम को 3-0 से हराया था और दूसरे मैच में मालदीव पर 9-0 से जीत हासिल की थी। बांग्लादेश की टीम भी 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इधर डूरंड कप फुटबॉल में हैदराबाद FC ने राजस्थान यूनाइटेड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोलकाता में किशोर भारती क्रीडांगन में चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल हैदराबाद ने राजस्थान पर 3-1 से जीत दर्ज की। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मुकाबला मुंबई सिटी FC से होगा। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत अब प्रस्तुत है भारतीय रेलवे के विकास और विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं विजय दत्त, पूर्व अपर सदस्य भारतीय रेलवे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते वर्षों में जिस तरह से रेलवे में ढांचागत विकास पर ध्यान दिया गया है और इसमें हमने प्रगति को देखा है, उससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। विजय जी, रेलवे मंत्रालय के ये आंकड़े हैं कि यात्री परिवहन से राजस्व लगभग 25,276 करोड़ रहा है और इसमें पिछले साल की तुलना में 116% की बढ़ोतरी हुई है। तो जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में रेलवे के ढांचागत सुधार को हमने देखा है, इससे जो यात्री हैं उनको किस तरह से सहूलियत और सुविधाएं मिली हैं जिससे कि रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जहाँ तक राजस्व की बात करूंगा, पिछले साल कोविड का पीरियड था। नॉर्मली रेलवे का जो राजस्व होता है करीब 55,000 करोड़ हमें मिलता है पैसेंजर रेवेन्यू से। रेलवे पैसेंजर पे करीब 70 से 80,000 करोड़ खर्च करती है। पिछले साल तो ये कोविड का पीरियड था, लेकिन ये बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस वक्त जो एमिशंस हैं रोड सेक्टर से 95% हैं। रेलवे से कभी 2% होते थे, लेकिन जब से 100% विद्युतीकरण हो गया और हम रिन्यूएबल से चला ले रहे हैं, अब नगण्य है। तो जितनी आप रेल से यात्रा करते हैं, क्लाइमेट चेंज को, एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं और देश की क्या विश्व की प्रगति की तरफ जाते हैं। तो इसमें एक तो रेलवे में क्षमता होनी चाहिए। रेलवे का टिकट भी सस्ता है, हर आदमी जाना चाहता है। तो बढ़ोतरी तो बहुत अच्छी बात है, इससे पर्यावरण का भी सुधार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, रेलवे में कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितने व्यक्ति चलना चाहें वो चल पाए। इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साहब टिकट ऑन डिमांड, आपको प्रतीक्षा सूची समाप्त कर दी गई, पर उसके लिए रेलवे की क्षमता का विकास होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें रेलवे का प्लान जो 2021 में आया है, जिसमें ये कहा गया है कि रेलवे का क्षमता का विकास हम इस प्रकार करेंगे कि पैसेंजर को ऑन डिमांड टिकट मिलना चाहिए, जो चलना चाहे वो चल गए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है, हम इसमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। माल ढुलाई की अगर बात करें विजय जी, तो माल ढुलाई से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के लिए भी रेलवे ने कई अहम कदम उठाए और इसका परिणाम भी देखने को मिला है कि माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी वृद्धि दर्ज हुई है। किस तरह से इससे भी राजस्व को बढ़ाने में मदद मिली है? जो रेलवे से रेवेन्यू है, जो रेलवे से ढुलाई है, जितने प्रतिशत बढ़ेगी उतना ही वातावरण, उत्सर्जन और देश का फायदा होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। जैसे आपने कहा, बहुत सारे कदम उठाए गए। एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो गया, चलने जा रहा है। वासुकी, शेषनाग, सुपर वासुकी, जिसमें 15 इंजन लगे हुए हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलती है और गाड़ी की लंबाई काफी है, जिसको DPTS सिस्टम कहते हैं। पहली बार भारत में इस प्रकार से लागू हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है इस डायरेक्शन में। विजय जी, वंदे भारत एक
ऐसी परिकल्पना थी जो अब साकार रूप ले चुकी है और अभी हाल ही में रेलवे ने एक तेज रफ्तार की वंदे भारत रेलगाड़ी की घोषणा की, जिसकी की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जिसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। और हम देखते हैं कि वंदे भारत या इस तरह की तेज रफ्तार वाली गाड़ियों का निर्माण भारत में ही हो रहा है। तो किस तरह से भारत की रेलवे की निर्माण क्षमता को आप देखते हैं कि वो विश्व में अपना एक लोहा मनवा रही है? वंदे भारत भारत में प्लान्ड, डिजाइंड, मैन्युफैक्चर तो पूरी भारतीय गाड़ी है और इसको 200 किलोमीटर तक जाने की क्षमता धीरे धीरे 200 किलोमीटर हो जाएगी। सरकारी सेक्टर में हमारी लोगों के कारखाने जो चितरंजन में है, लुधियाना में है, वाराणसी में है और जो मॉडर्न कोच के कारखाने जो रायबरेली में है, कपूरथला में है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में अल्स्टॉम का 30% भारत में होता है। 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव जो मधेपुरा में बन रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भारत में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उत्पादन हो रहा है और जो विश्व का प्राइस है उससे बहुत कम पे हो रहा है। इस क्षेत्र में निर्यात की असंख्य संभावनाएं हैं। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप बॉडी को एल्यूमिनियम का कोच का या वैगन का बना दे तो 6 से 7% ऊर्जा बचत होती है। पहली बार भारत की एक कंपनी है जिन्होंने एक विदेश की कंपनी को एक्वायर किया है और उन्होंने पुणे मेट्रो में एल्यूमिनियम बॉडीड कोचेज इंट्रोड्यूस किए हैं स्टेट ऑफ आर्ट, जो कि बहुत बड़ी घटना है, हमारे क्षेत्र को एक कदम आगे ले जाती है। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इस वक्त 14.5% है, जबकि यूएसए में ये 8% होती थी, घट के 6% हो गई है। तो इसको कैसे कम करना है? इसके लिए जो गति शक्ति पोर्टल है उसके द्वारा जो काम हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहे हैं, बाकी जो प्राथमिकताएं जो कि एनर्जी एफिशिएंट मोड पे डाला जाए, ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये देश को बहुत आगे ले जाएंगे। विजय जी, आप चर्चा में शामिल हुए, आपने भारत में रेलवे की प्रगति से जुड़ी कई अहम जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल। अभी आप भारतीय रेलवे के विकास और विस्तार पर चर्चा सुन रहे थे। लेह जिले में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद की तिंगमोसगंग सीट पर आज उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के दोरजे नामग्याल और कांग्रेस के ताशी तुंदुप मैदान में हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी समाचार के आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों के 3 मुख्य उद्देश्य थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। It is the future we have to think about, in fact, worry about. India has undertaken the first steps to shaping of our history for the next generation. After decades of centralized economic policies, India recently embarked on a reform program designed to modernize our economy, liberalize trade, and realize our economic potential. We welcomed private investment and competition and encouraged free market growth. As a result, India is becoming globally competitive, and the standard of living of our citizens is gradually on the rise. The momentum of these reforms will carry India into the next century as the single largest free market in the world. इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाना था। उदारीकरण से विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के अवसर मिले। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी
ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी, सामान्य से सामान्य भारतीय की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। $5 ट्रिलियन के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है और प्लान भी है और पसीना बहाने की पूरी तैयारी भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब भारत से केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, रोजगार सृजित हुए हैं और लोगों के जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी से अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। श्रोता नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त होने पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। और विशाल, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन में पारंपरिक विधियां अपनाकर कृषि क्षेत्र को विविधतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री के आह्वान को अधिकांश अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। अमर उजाला ने लिखा है, देश में सहकारिता का नेटवर्क एक मिसाल, महिलाएं कर्णधार। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने की खबर है, सऊदी अरब की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दोहराया, भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मजबूत दावेदार। दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स सहित कुछ अखबारों ने कांग्रेस के एक फोटो ट्वीट पर राजनीतिक उबाल और सवाल जवाब को पहले पन्ने पर दिया है। राजस्थान पत्रिका मुख्य पृष्ठ पर कारनामा शीर्षक से लिखता है, सेना ने लद्दाख में कुछ ही घंटों में सिंधु नदी पर बना दिया पुल, साउथ वेस्टर्न कमांड ने जारी किया वीडियो। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटे भारत चीन के सैनिक। जनसत्ता लिखता है, एयर इंडिया अपने बेड़े में 30 नए विमान शामिल करेगी। नए विमान आने से विमान बेड़े में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। राजस्थान पत्रिका ने उपलब्धि शीर्षक से लिखा है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने मानव अपशिष्ट को जलाकर राख में बदलने वाला शौचालय विकसित किया। पत्र लिखता है, स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति के आसार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 के चुनाव से पहले देश में 2 लाख और डेयरियां स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकवादियों, गुंडा गिरोहों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच उभरते गठजोड़ को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों में 50 ठिकानों पर छापे मारे। गृह मंत्रालय ने सोनाली फोगाट की मृत्यु के बारे में सीबीआई जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न नगा समूहों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। 10 वाणिज्यिक कोयला खदानों की ई-नीलामी आज से शुरू। हरियाणा सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत 41 छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2022 में सफलता प्राप्त की। भारत ने यूक्रेन को आवश्यक दवाओं और उपकरणों की मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी। और काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में
भारत का अपने अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में आज बांग्लादेश के साथ मैच। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।